Hello everyone, Jai Shri Ram. Welcome back to my channel. Hi, I'm Priya Arora from Jain, Haryana. UGC NET qualified in Commerce, CA Foundation, Masters in Commerce and Bachelors in Commerce with Honors from Delhi University. जैसे कि आप सब लोग मेरे चैनल से फेमिलियर हो, हम यहाँ पर अपनी रिवीजन बैच सीरीज लेकर आए हैं जिसमें हम क्लास 11th और 12th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं और उनकी बहुत ही रैपिड वाली रिवीजन करने वाले हैं अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को बढ़ाते हुए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टॉपिक जो क्लास 12th के बच्चे बहुत ही कंफ्यूजन के साथ करते हैं। उनके माइंड में हमेशा इस चीज को लेकर कंफ्यूजन रहती है कि पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पता नहीं ये हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक ऐसा टॉपिक जो श्योरली आपको 6 to 8 मार्क्स गारंटीड आपको 12th बोर्ड्स में दे सकता है। यहाँ पर हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही फन वे में होगा। हमें कोई भी फॉर्मेट की रूट लर्निंग तक करने की नीड नहीं है। हम इसको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करते हुए इस टॉपिक को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट क्यों है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, जिसमें से 6 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होता है कंप्लीटली, और 2 मार्क्स आपके कुछ थ्योरी पूछ लेता है, कुछ प्रैक्टिकल पूछ लेता है, वो भी आपके इसी वीडियो से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हम आज सीखने क्या वाले हैं पहले मैं वो सब बता देती हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर हमें करना हो तो चैप्टर का मीनिंग क्या है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता, चैप्टर के अंदर घुसने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो की स्टेटमेंट बनाने के लिए जो बिजनेस एक्टिविटीज है उनको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, तो उसके बारे में हम अच्छे से डीपली समझेंगे। फिर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू अ फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन दैट विल बी बेस्ड ऑन सीबीएसई एग्जाम पैटर्न, जो कि आजकल एग्जाम पैटर्न चल रहा है, सीबीएसई का जो ट्रेंड चल रहा है, जिस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में देता है इन 12th क्लास, वो एग्जैक्ट उसी तरह का एक फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मीनिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक सा मीनिंग ये है बच्चों कि हमारे बिजनेस में कैश कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, उसको लेकर एक स्टेटमेंट बनाना। एक ऐसी स्टेटमेंट जो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे बिजनेस में ओवर द अकाउंटिंग ईयर, ओवर वन अकाउंटिंग ईयर हमारे बिजनेस में कैश कहां से आया, कहां गया, किस रूप में आया, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमने इन्वेस्ट किया, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हमने ऑपरेशन में उसे लगाया या हमने उसे फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया। हर अलग अलग तरीके से कैश आ रहा है, जा रहा है, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिलती है। हम 11th क्लास में कैश बुक बनाते थे, क्या करते थे उसमें, क्या करते थे, कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस को लिखते थे कि मेरे पास कैश आ रहा है, जा रहा है, मैं बस इतना लिखती थी। अब इसमें क्या होता है कि हमारे को ना 2 इयर्स का डाटा दिया होता है, प्रीवियस ईयर डाटा, करंट ईयर डाटा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बैलेंस शीट दी होती है, इसके अंदर बैलेंस शीट में मुझे 2024 मतलब प्रीवियस ईयर का डाटा भी गिवन होगा एंड करंट ईयर 2025 अगर मैं लेकर चल रही हूं तो उसका डाटा भी क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल आपको 2024 में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी एसेट साइड में होता है उसका बैलेंस दिया हुआ था 90,000। 2025 में उसका बैलेंस लिखा हुआ है 1,20,000। आपके माइंड में क्या आएगा? ओवर द ईयर, एक साल में 30,000 कैश इंक्रीज हुआ है। आपके माइंड में यही आएगा कि मैंने 30,000 रुपीज का मेरा कैश इनफ्लो हो गया होगा, बट दैट इज नॉट नेसेसरी। हो सकता है मैंने 50,000 का कैश तो रिसीव किया हो और 20,000 मैंने कहीं यूज कर दिए हो, इसलिए 30,000 का ओवरऑल नेट इनफ्लो आ गया हो, ये भी हो सकता है। सिमिलरली बहुत सारे तरीके होते हैं टू फाइंड आउट कि कैश आ रहा है, जा रहा है, कितना आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है। ये सब चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता लगती है ऑफ अ कंपनी, नॉट अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं होता, कंपनीज के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है, अब मीनिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं एक्टिविटीज की। कैश फ्लो स्टेटमेंट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग, हमारा आपको पता है कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसके अंदर अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं। सिमिलरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड होता है एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नंबर 2 इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड द अदर वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मींस कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी कैश आ रहा है या जा रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो पैसा मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, मैंने कोई फर्नीचर लिया है या मैंने कोई मशीनरी ली है, वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, उसका फायदा होने वाला है ना, मुझे फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है, या मैंने कहीं पर भी प्लांट एंड मशीनरी ले ली, मतलब बेसिकली इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस कि मैंने अपने बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए फाइनेंस कहां से यूज किया, एलोकेट किया या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया।
फाइनेंस कहाँ से आया, फाइनेंस की मैंने पेमेंट करी। फॉर एग्जांपल लोन लेते हैं, किस लिए लेते हैं, ताकि मुझे पैसा चाहिए, मुझे फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, लोन ले लूंगी। लोन की एक्टिविटी, लोन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सारी मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आ जाएगी। हम अपने बिजनेस में पैसा रेज करने के लिए क्या करते हैं, शेयर्स इश्यू कर देते हैं, डिबेंचर्स इश्यू कर देते हैं, वो मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। क्यों, क्योंकि मैं उनके थ्रू फाइनेंस को अरेंज कर रही हूँ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो एक्टिविटीज आएंगी, वो ट्रांजेक्शन आएंगी जिससे मैं अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने बिजनेस ऑपरेशन से अलग कहीं किसी के थ्रू, किसी भी एक्टिविटी के थ्रू पैसा अर्न करना चाह रही हूँ, वो मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर मेरी वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जो ट्रांजैक्शंस मुझे मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। अगर मेरा बिजनेस क्लॉथ सेलिंग का है तो क्लॉथ सेलिंग से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है वो सारी की सारी मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डाल दूंगी, और उसके थ्रू मैं पता लगाना चाहूंगी कि मेरा कैश कहाँ गया और कहाँ से आया। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम कैश की बात करते हैं। किसी भी रीजन से मेरा कैश बढ़ा है या मेरा कैश कम हुआ है, मुझे ये देखना है वो किस रीजन से हुआ है। क्या वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था, क्या वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था, या वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड था। इस तरीके से मैं तीनों में क्लासिफाई करूंगी और उसके अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट में उसको पुट करके अपनी वैल्यूज निकालूंगी। ठीक है, आई होप कि आपको मीनिंग एंड एक्टिविटीज बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट ना आपको बुक में दिखेगा इतना बड़ा, बहुत ही बड़ा, जिसको देखकर आप डर जाओगे कि होए इतना सब याद करना पड़ेगा। बट नहीं, आपको नीड नहीं है रोट लर्निंग की। अकाउंट्स इज एन आर्ट। ठीक है, अकाउंट एक आर्ट है, इसको याद नहीं करना, रूट लर्निंग नहीं करनी, अपनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का यूज करके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर्मेट को भी हम इजी वे में भी समझते हैं कि कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टार्ट कहां से होता है, हम 3 एक्टिविटीज के अंदर इसको बाइफिकेट करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड एक्टिविटी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने बोला था जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसके अंदर हमें क्या करना है, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सारी की सारी ट्रांजेक्शंस जो कैश से रिलेटेड है, कैश जिसपे इन्वॉल्व है, उन एक्टिविटीज को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट, इसीलिए क्योंकि हमारा बेसिक जो बिजनेस है वो ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होता है, राइट, इसलिए जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो होता है वही थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट उसको भी हम इजी वे में अभी समझेंगे। जो बाकी की दोनों एक्टिविटीज होती हैं, दीज आर वेरी मच इजी। हाउ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करनी है। आप खुद बताओ, अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर रहे हो तो उससे कैश का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा। जब मैं अपनी फिक्स्ड एसेट बेचूंगी तो बदले में पैसा आएगा ना, तो मतलब कैश इनफ्लो होगा। तो इसलिए जब भी हम फिक्स्ड एसेट को सेल करेंगे तो उससे आने वाला पैसा हमारा ऐड हो जाएगा। और यही अगर हम फिक्स्ड एसेट को परचेज कर रहे हैं, मतलब लेकर आ रहे हैं, फिक्स्ड एसेट मेरे पास आ रही है तो बदले में मैं कैश दूंगी ना, तो मेरे पास से कैश का आउटफ्लो होगा। तो इसलिए परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम माइनस कर देते हैं। अब बात आती है इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव्ड की। किस तरीके से मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कैसे की होगी कि हो सकता है मैंने कहीं पर बैंक में अपनी एफडी करवा दी हो, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, इसलिए अब वहां से मेरे पास इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट आना मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। सिमिलर वे में रेंट आना, डिविडेंड आना, ये भी मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि मेरे पास बचा हुआ पैसा था या मेरे पास बची हुई बिल्डिंग थी जो मैंने इन्वेस्ट कर दी और उसके बदले में मुझे रेंट आ रहा है, या मैंने कहीं पर पैसा लगा दिया तो उसके बदले में मेरे पास डिविडेंड आ रहा है। तो डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो में तो सिर्फ 3 ही चीजें आती है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, उससे कैश का इनफ्लो हो रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, उससे कैश का आउटफ्लो हो रहा है इसलिए हम उसे माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट, रेंट और डिविडेंड रिसीव से कैश मेरे पास आ रहा है, पैसा मेरे पास आ रहा है, इसलिए मैं उसे भी ऐड कर दूंगी। इन तीनों को प्लस या माइनस करके जो मेरा आंसर आएगा उसे मैं बोलूंगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बाद में आते हैं, पहले इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग सीख लेते हैं क्योंकि दीज आर वेरी मच इजी। ठीक है, इन्वेस्टिंग समझ आ गया। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहीं पर मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने पैसा लेकर आई हूं मैं अपने बिजनेस में, किसी तरीके से मैंने फाइनेंस उठाया है, बाहर से पैसा उठाया है, बाहर से पैसा मेरे पास आया है। किस वे में आया होगा, या तो मैंने शेयर्स इश्यू करे होंगे, या मैंने डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे, या मैंने बैंक से लोन लिया होगा। तो इन तीनों चीजों से रिलेटेड एंट्रीज हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाती हैं। अगर मैं शेयर्स को इश्यू कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, पब्लिक को शेयर दूंगी, बदले में पब्लिक का पैसा लेकर आऊंगी, तो मेरे पास कैश आ रहा है, इसलिए मैं इश्यू ऑफ शेयर्स में पैसे को ऐड कर दूंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। सिमिलर वे में मेरे पास डिबेंचर्स थे, मैंने डिबेंचर्स इश्यू कर दिए। मैंने अगर डिबेंचर पब्लिक में इश्यू किए हैं तो पब्लिक बदले में मुझे क्या देगी, पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट करेगी ना मेरी कंपनी में। तो पब्लिक ने जब पैसा इन्वेस्ट किया एज डिबेंचर होल्डर्स तो मेरे पास तो पैसा आया ना एज अ कंपनी, तो पैसा मेरे पास आ रहा है डिबेंचर्स को इश्यू करने पे, तो वो भी कैश इनफ्लो हो गया। सिमिलर वे में मैंने बैंक से लोन लिया, जब मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक से मेरे पास क्या आया, पैसा, पैसा मतलब कैश आया, कैश का इनफ्लो बैंक लोन से हो रहा है, इसलिए इसको भी ऐड करेंगे। और जब इनकी पेमेंट होगी, शेयर्स की भी रीपेमेंट होती है, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स होता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स होता है, यू नो वेरी वेल। तो जब रिडीम करते हैं, रिडीम करने का मतलब जिन लोगों ने पैसा मेरी कंपनी में लगाया है उनका पैसा एक स्टिपुलेटेड टाइम के बाद मैं रिटर्न कर देती हूँ विद द इंटरेस्ट एंड विद द डिविडेंड। तो जब मैं उनका पैसा वापस दे रही हूँ तो मेरी कंपनी में से पैसा जा रहा है या आ रहा है, पैसा जा रहा है, नॉट कमिंग, पैसा जा रहा है। तो इसलिए जब पैसा जा रहा है तो वो कंपनी के लिए कैश का आउटफ्लो है। आउटफ्लो मींस मैं अपने कैश को माइनस करूंगी कि मेरी बिजनेस में से, मेरी कंपनी में से कैश कम हो गया, इसलिए जब भी आउटफ्लो होता है तो माइनस किया जाता है, इनफ्लो होता है तो प्लस किया जाता है।
तो जब मैं शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन की रीपेमेंट करती हूँ या रिडम्पशन करती हूँ तो मेरा कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए मैं उसे माइनस करती हूँ। ठीक है, अब बात आ जाती है देखो कि अगर मैंने कहीं पर किसी ने शेयर्स लगाए हैं मेरे बिजनेस में, मेरी कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, पब्लिक ने कंपनी से शेयर खरीद लिए, कंपनी में पब्लिक ने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, राइट? तो क्या वो पैसा रख के पब्लिक भूल जाएगी? पब्लिक क्या बोलेगी, मुझे हर साल इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। एंड एज यू नो वेरी वेल कि डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट दिया जाता है एवरी ईयर, एंड शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? डिविडेंड। और शेयर्स और डिबेंचर्स किस पर्टिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो इसलिए इनको जो डिविडेंड पे किया जा रहा है या इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, दिस ऑल्सो कम्स अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसलिए इंटरेस्ट पे, डिविडेंड पे भी इसमें से माइनस कर दिया जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से, क्योंकि इंटरेस्ट पे करते हुए, डिविडेंड पे करते हुए कैश का आउटफ्लो होता है। इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारी तीन चीजें आती हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन को हमने इश्यू किया या हमने रेज किया, किसी भी तरीके से कैश को रेज किया हमने, और उसमें हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स और बैंक लोन आ जाते हैं। शेयर्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, कोई भी हो सकते हैं, नो मैटर, किसी भी तरह के शेयर्स होंगे वो हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। अगर मैं उनकी पेमेंट कर रही हूँ, रीपेमेंट कर रही हूँ, रिडम्पशन कर रही हूँ, तो मेरे पास से कैश जाएगा, आउटफ्लो होगा, इसलिए मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस कर दूंगी। सिमिलर तरीके से इंटरेस्ट या डिविडेंड की जब पेमेंट होती है तो मेरे पास से कैश आउटफ्लो होता है, इसलिए मैं उसे भी माइनस कर दूंगी, और इन तीनों को प्लस या माइनस करके जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं बोल दूंगी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये दोनों आई थिंक सबसे इजी थे, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वेरी इजी। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है वो इन्वेस्टिंग में डालना है हमने, परचेज हो रहा है या सेल हो रहा है, प्लस हमें इंटरेस्ट, रेंट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है। सिमिलर हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, और साथ ही साथ डिविडेंड पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है, वो भी इसमें आएगा। रीजन मैंने आपको बता दिया, इसमें रूट लर्निंग करने के लिए नहीं है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब बिजनेस का, कंपनी का हार्ट, ब्लड, लाइफलाइन। अगर ऑपरेशन ही नहीं होंगे तो बिजनेस भी नहीं चल पाएगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी हो काम तो प्रॉफिट के लिए करती है ना। तो इसलिए हमारा जो एक्टिविटीज की स्टार्टिंग होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो निकालने की जो स्टार्टिंग होती है, दैट इज विद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारे को डायरेक्टली तो नहीं दिया होगा, हमें बैलेंस शीट के अंदर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ही दिया होता है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना था। तो ये जो वैल्यू आती है ना, इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाते हैं, वो मैं अभी आपको बनाकर दिखाऊंगी किस तरीके से बनता है। तो मतलब जो ट्रांजेक्शन मेरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड होंगी, उनको मैं वर्किंग नोट में क्लियर करके, वर्किंग नोट में लिखकर वैल्यूज निकालूंगी और वो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी उसके बाद मैं एडजस्टमेंट्स करती हूँ नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की। क्यों करती हूँ? देखो, नॉन कैश जिन ट्रांजैक्शंस का, जिनको हम कैश में मेजर ही नहीं कर सकते, प्रॉफिट निकालते हुए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हुए हम वो हर एक्टिविटी को, हर एक ट्रांजैक्शन को कैश के टर्म में मेजर कर देते हैं। ठीक है, जो भी मेरी इस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड है उन सबको मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को एक्यूरेट प्रॉफिट निकालने होते हैं कि मैंने कितने कमाया। मुझे नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरे पास प्रॉफिट हाथ में है या नहीं, बट मुझे ये देखना है कि मैंने कंपनी में प्रॉफिट कितना कमाया है। हम अभी क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस ऐसी स्टेटमेंट जो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड होंगी, रिलेटेड विद ओनली एंड ओनली कैश। तो इसमें अगर मेरा कोई नॉन कैश आइटम, नॉन कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश इनकम है, ठीक है, उनको अगर मैंने प्रॉफिट में ऐड ऑलरेडी किया हुआ है या लेस किया हुआ है तो उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ना कैश फ्लो निकालते हुए, तो राइट। तो इसलिए जो मेरी नॉन कैश आइटम्स होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, राइट। सिमिलरली नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे कि मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। क्या इंटरेस्ट पे करना मेरा बेसिक बिजनेस ऑपरेशन था? नहीं था, लेकिन प्रॉफिट निकालते हुए तो मैंने इंटरेस्ट को माइनस कर दिया होगा। जब मैंने प्रॉफिट निकालते हैं तो इंटरेस्ट भी माइनस होता है, टैक्स भी माइनस होता है। बिफोर टैक्स तो चलो मैंने निकाल लिया, लेकिन इसमें से मुझे इंटरेस्ट जो मैंने माइनस कर दिया था उसको प्लस भी तो करना पड़ेगा, तभी तो मेरा रियल नेट प्रॉफिट आएगा ऑपरेशंस का, है ना। तो इसलिए यहाँ से नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स कर दी जाती है। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कि वर्किंग कैपिटल को चेंज करने से पहले का मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस जो मेरे बेसिक बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉफिट था उसकी वैल्यू आ गई। कैसे आई इसकी वैल्यू? मुझे बैलेंस शीट के अंदर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ था, ठीक है, उसको मैंने जो आफ्टर टैक्स दिया होगा, ऑब्वियसली आफ्टर ट्रांसफर जो भी उन्होंने प्रॉफिट का करना होगा यूज, वो सब करके ही दिया होगा, राइट। वो सब करके दिया हुआ है। बैलेंस शीट से मैंने एज इट इज उठाया, कुछ एडजस्टमेंट्स करी जो मेरे टैक्स से रिलेटेड थी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड थे, उनको प्लस माइनस जो भी करना था मैंने किया, और उसके बाद मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स पे पहुंच गई। यहाँ कैसे पहुंचते हैं वो भी सिखाया जाएगा, हैव सम पेशेंस, ठीक है। उसके बाद मैंने जो मेरी नॉन कैश आइटम्स है और जिन आइटम्स का मेरे बेसिक बिजनेस ऑपरेशन से रिलेशन नहीं है, मैंने उनकी एडजस्टमेंट कर दी। तो जब मेरी जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है उनकी एडजस्टमेंट हो गई, नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट होगी, बचा क्या? मेरे बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही तो बचा। जो बिजनेस ऑपरेशन टोटल में से मैंने नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश को माइनस कर दिया तो ऑपरेटिंग वाला ही तो बचा। इसलिए अब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अब मैं क्या करती हूँ कि मेरी वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, उससे मैं देखूंगी कि मेरा कैश गया है या आया है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, बेसिक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, ये आपने रेशियो एनालिसिस में सीखा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में चेंज होने के अलावा जो प्रॉफिट है वो आ गया। अब मेरे पास बिजनेस में जितना स्टॉक पिछले साल था, जरूरी है कि इस साल भी इतना ही होगा? चेंजेस आए होंगे। अगर मेरा स्टॉक बढ़ा है तो उससे कैश
गया होगा। स्टॉक कम हुआ है तो मतलब कैश मेरे पास आया होगा। स्टॉक कम हुआ है मतलब मैंने स्टॉक बेच दिया, बेच के मेरे पास पैसा आया। अगर स्टॉक बढ़ा है मतलब मैं और परचेज करके ले आई, स्टॉक परचेज करके लेकर आएंगे तो मेरे से कैश गया होगा। वर्किंग कैपिटल के अंदर ना हमारी करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज आती है। क्या आती है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल हमारी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड होती है, इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, उसमें जो चेंजेस हुए हैं उनकी एडजस्टमेंट्स कर दी जाती है। जिन करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की पर्टिकुलर एक एक एंट्री देखी जाती है, जिस एंट्री से कैश मेरे पास आया है, इंक्रीज हुआ है, उनको ऐड कर दिया जाता है। जिन ट्रांजैक्शन से, जिन एक्टिविटीज से मेरे पास से कैश गया है, उनको माइनस कर दिया जाता है। अब मेरी अगर करंट यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड करो, क्यों ऐड करो, कैसे ऐड करो, रीजन क्या है इसका पता होना चाहिए, हमें रूट लाइनिंग नहीं करनी है। करंट एसेट्स में इंक्रीज को हम ऐड क्यों कर रहे हैं? देखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल बिल पे करना था किसी का, ठीक है, पिछले साल तक मुझे बिल पे करना था 80,000, ठीक है। इस साल जब मैंने ईयर एंड पे देखा तो मुझे अब 1,00,000 रुपए का बिल पे करना है किसी को, जो मैंने अभी तक पे नहीं किया। बिल पे करना है, पिछले साल था 80,000, 1,00,000 मुझे अभी और पे करना है, मतलब 20,000 की मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई। जब मेरे ऊपर 20,000 की लायबिलिटी बढ़ी है, मतलब किसी और का कैश मेरे पास आया हुआ है ना, मुझे भी पे करना है, मैंने अभी तक पे तो नहीं किया, मतलब 20,000 का कैश मेरे पास आया है इस साल, आया है ना, किसी और का पैसा मेरे पास पड़ा है, इसका मतलब तो बेसिकली यही है ना। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा? बिल पेबल की वैल्यू पिछले साल 80,000 थी, इस साल 1,00,000 है, 20,000 का जो डिफरेंस है, मतलब किसी और का पैसा मेरे पास पड़ा है जो मुझे देना है, बट मैंने अभी तक दिया नहीं है। तो मेरे पास तो इस साल कैश आया ना 20,000 का, तो कैश आया है तो मैं उसको ऐड ही तो करूंगी, माइनस क्यों करूंगी? मुझे तो बस ये देखना है कि मेरे ईयर में, मेरे इस अकाउंटिंग ईयर में कहां से कैश आया, कहां गया। इट डजंट मैटर कि वो मेरे इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को ऐड किया जाता है, सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी को माइनस किया जाता है, क्योंकि अगर मेरी लायबिलिटी कम हुई है तो मतलब मैंने इस साल उसकी पेमेंट कर दी है, पेमेंट की है तो कैश का आउटफ्लो ही हुआ होगा। सिमिलर तरीके से हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट की वैल्यू अगर डिक्रीज हुई है उसका मतलब मेरे पास कैश आया है। मेरे पास स्टॉक अगर पिछले साल 80,000 था, इस साल मेरे पास ईयर एंड पे स्टॉक 50,000 का है, डिक्रीज हुआ, 80,000 का था पिछले साल जो मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी बिका नहीं था, इस साल मेरे पास वो 50,000 का रह गया, मतलब 30,000 का मैंने बेच दिया, बेचा है तो मेरे पास कैश आया होगा ना। तो कैश जब इनफ्लो हो रहा है करंट एसेट के कम होने पे तो उनको तो ऐड ही करेंगे ना। सिमिलर तरीके से इंक्रीज इन करंट एसेट को हम माइनस करते हैं। रीजन ये होता है कि इंक्रीज इन करंट एसेट्स में पिछले साल मेरे पास स्टॉक 80,000 का था, इस साल मेरे पास स्टॉक 1,00,000 का है, 20,000 का स्टॉक मेरे बिजनेस में आ गया। जब 20,000 का स्टॉक मेरे पास आया है तो 20,000 रुपीज मैंने पे भी तो किए होंगे, स्टॉक ऐसे फ्री में तो नहीं आ गया मेरे पास, पे भी किया होगा, तो 20,000 के मेरे पास, इसलिए मैं उसको माइनस कर दूंगी। तो इस तरीके से मेरे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। और जब इसमें से हम टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, करंट ईयर के टैक्स की पेमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद मेरे पास नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने निकालना सीख लिया, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमने निकालना सीख लिया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी हमने निकालना सीख लिया। एट द एंड हम क्या करते हैं? नंबर 1 मींस ऑपरेटिंग, नंबर 2 मींस इन्वेस्टिंग, नंबर 3 मींस फाइनेंसिंग। हम नंबर 1, 2, 3 तीनों को ऐड करते हैं और यहां पर लिखते हैं नेट कैश फ्लो। या तो लिखेंगे नेट कैश फ्लो या फिर हम ये लिखेंगे कि पूरे साल में इतने का कैश इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है मेरे बिजनेस में, ठीक है। अगर प्लस का आ रहा है तो लिखेंगे इंक्रीज इन कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस का आ रहा है इनका टोटल करके तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। और मजे की बात पता है क्या है? आपका आंसर मैच हो जाता है। आपको क्वेश्चन के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन होता है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो पूरे साल का इंक्रीज या डिक्रीज होगा ना। और अगर आपका इन तीनों का प्लस या माइनस एक्जैक्टली उसके इक्वल आ गया, दैट मींस यू आर गोइंग परफेक्टली करेक्ट, आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। बट एज पर फॉर्मेट हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है तो हम वही नहीं रुकेंगे, हम यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश फ्लो लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर, तीनों को ऐड करके लिखते हैं। उसके बाद उसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश को ऐड कर देते हैं। जब मेरा जो डिफरेंस है उसके अंदर मैं ओपनिंग को ऐड करूंगी तो अल्टीमेटली मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, और मेरा ये फॉर्मेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेती हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की। इसमें क्या करते हैं ना कि हमारे को नेट प्रॉफिट दिया होता है आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स दिया होता है, पिछले साल का और इस साल का हमें दिया होता है। पी एंड एल का हम बैलेंस देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में अगर पिछले साल 80,000 रुपीज थे, ठीक है, इस साल 1,00,000 है, तो मतलब 20,000 का प्रॉफिट मेरा इस साल का है। बैलेंस शीट में हमें पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस है या कोई भी एक्टिविटी है, एक्यूमुलेटेड लिखा हो जाता है, बैलेंस शीट में ऐड ऑन होता रहता है। ये नहीं होता कि एक बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ईयर का दिखाएगा, है ना। बैलेंस शीट क्या बताती है कि आज तक मेरे पास कितना बैलेंस पड़ा है, पी एंड एल में, जनरल रिजर्व में, एसेट में, लायबिलिटीज में, सब कुछ, राइट। तो इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर अगर हमें एक ईयर का दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट में 50,000, ठीक है, ईयर अगले साल के ईयर एंड पे लिखा हुआ है 1,00,000, तो मतलब 50,000 का प्रॉफिट मेरा इस साल का है, राइट। मैंने वो 50,000 लिख दिया, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके बाद अब कुछ पैसा मैंने रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा, तो जब मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, मुझे तो भी निकालना है ना बिफोर,
बिफोर निकालना है ना, जो चीज मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट में से माइनस कर दी, मुझे वापस से वहां पहुंचना है तो मैं प्लस कर दूंगी। तो ट्रांसफर अगर मैंने कहीं पर भी प्रॉफिट का पार्ट किया है तो उसको मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, ट्रांसफर टू रिजर्व हो गया। या मैंने अगर उसमें से कुछ डिविडेंड पे कर दिया है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। या प्रोविजन जो होते हैं वो भी टैक्स में से उसमें से बनाए जाते हैं प्रॉफिट में से। तो अगर मैंने कोई प्रोविजन बनाया है इस पर्टिकुलर ईयर में, इस ईयर में अगर मैंने इस ईयर के प्रॉफिट का यूज करके कोई प्रोविजन बनाया है, मैं उसे भी ऐड ऑन कर दूंगी। ये सब चीजें जब मैं ऐड ऑन कर देती हूँ तो मेरा आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट कैसे होती है, जो मेरे नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको मैं ऐड करती हूँ। रीजन बीइंग कि अगर मैंने नॉन कैश एक्सपेंस थे, मेरे एक्सपेंस थे तो मतलब मैंने प्रॉफिट निकालने के लिए उनको माइनस किया होगा, बट क्या वो मेरे कैश से रिलेटेड है? मुझे तो कैश, बिना कैश की चीजों को तो हटाना है ना, मुझे तो कैश की चीजें दिखनी है। तो जो एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिया नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, उनको मैं ऐड ऑन कर दूंगी। और इसी तरीके से जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी उसको मैं माइनस कर दूंगी। तो उससे मेरा यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। इसको बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे हमें क्वेश्चन के साथ। ठीक है, सो लेट्स गेट रेडी विद द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही थोरोली एक बार रीड आउट करो। और क्वेश्चन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि हमें पता है कि हमारी जो एक्टिविटीज है ना, जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर बनानी है, उसको हम 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड उससे पहले जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश रिलेटेड आइटम्स है उनको मैं अलग रख लेती हूँ। और जो मेरे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए चाहिए उनको मैं अलग रख लेती हूँ। ठीक है, तो बेस्ट तरीका होता है हर एक्टिविटी को बाइफरकेट कर देना कि कौन सी जो भी हमारे को ट्रांजेक्शन दिखती जाए बैलेंस शीट के अंदर, जितनी भी चीजें हैं उन सबको लिख दो। अगर शेयर कैपिटल लिखा है कहाँ जाएगा, शेयर्स कहाँ जाते हैं, फाइनेंसिंग में, उसके आगे लिख दिया एफ, ताकि क्वेश्चन करते हुए किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन है दैट इज विद कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करनी है आर्या लिमिटेड की ऑन 31 मार्च 2025, यही बोल रहा है आपका क्वेश्चन। तो अभी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक एक चीज को सॉल्व करते हुए यहाँ पर बोर्ड पर इसको सॉल्व करेंगे। हमने क्वेश्चन को अच्छे से देखा, क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता है कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो उसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना के ना साइड में रख दो और उसके नीचे वर्किंग नोट स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप फॉर्मेट बना रहे हो तो उसके अंदर आपके पास लिखने के लिए सारी चीजें डायरेक्टली हो, आपको उस टाइम सोचना ना पड़े। तो बेस्ट तरीका क्या होता है कि जिन जिन चीजों के लिए मुझे वर्किंग नोट की नीड है उनको मैं पहले से बना के रख लूं। अब मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रही हूँ। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर्या लिमिटेड। हमें बैलेंस शीट दी हुई है आर्या लिमिटेड के, जिसमें हमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2025 का डाटा दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग हमारी हो रही है इक्विटी एंड लायबिलिटी से, जिसमें हमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है शेयर होल्डर्स फंड। अब सबसे पहले है क्या, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मेरा कहाँ जाता है, कहाँ जाता है बच्चों शेयर कैपिटल मेरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो शेयर कैपिटल के आगे मैं लिख दूंगी एफ। ठीक है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, जिस भी पर्टिकुलर आइटम के आगे नोट नंबर लिखा हो उसको बैलेंस शीट के अंदर क्रॉस लगा देना, कि यहां से नहीं करना, मुझे नोट टू अकाउंट जो दिए होते हैं हमारे को बैलेंस शीट के बाद, उसमें देखूंगी मैं कि कौन सी चीज कहां जाएगी। अगर नोट नंबर दिया हुआ है तो उसके आगे हम क्रॉस लगा देते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो रही है, बोरोइंग्स के अंदर हमारा क्या है, ये भी नोट नंबर 2 के अंदर है, तो इसको भी हम बाद में देखेंगे, तो इसके आगे हमने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में हमारे पास है ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स करंट लायबिलिटीज है, मतलब मेरे वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, जो कि मेरे कहां जाते हैं, ऑपरेटिंग में। सिमिलरली शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आगे मुझे नोट नंबर दिया हुआ है तो इसके आगे मैं क्रॉस लगा दूंगी। उसके बाद है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें भी नोट नंबर दिया हुआ है तो मैंने क्रॉस लगा दिया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी मेरी आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दी हुई है, इसलिए अभी के लिए मैंने इसके ऊपर भी क्रॉस लगा दिया। उसके बाद इन्वेंट्री मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है क्योंकि करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है क्योंकि करंट एसेट्स है। अब मैं आ जाती हूँ नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में जो मेरा सरप्लस दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ P&L का, ठीक है, दिया हुआ है, ओके है। जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट किस चीज से रिलेटेड है मेरा, जो मेरे को वर्किंग नोट बनाने हैं, तो इसलिए इनके आगे मैं लिख दूंगी WN। वर्किंग नोट में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, हमें फॉर्मेट के अंदर इनके कुछ भी नहीं करना। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर हमारे को 10% डिबेंचर्स दिए हुए हैं। डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट कहां पर होता है बच्चों, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इसलिए इसके आगे मैंने F लिख दिया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिए हुए हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा कहां जाता है, वर्किंग नोट में जाता है। अभी मैंने एक बार के लिए इसके आगे WN लिख दिया। टेंजिबल एसेट्स में मुझे प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी मेरा कहां जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी मेरी इन्वेस्टिंग में जाती है। अब मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ती हूँ। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स के बारे में ऊपर भी कुछ लिखा है, बैलेंस शीट के अंदर भी दिया हुआ है, बाहर भी दिया हुआ है, मतलब इसको तो सोचना पड़ेगा, इसलिए इसके आगे मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन मेरा कहां जाता है, ये मेरी नॉन कैश आइटम है, इसलिए ये मेरी ऑपरेटिंग में जाएगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स का लेना देना किससे होता है, इन्वेस्टिंग से, और साथ ही साथ इसमें गेन ऑन सेल की भी बात हो रही है। गेन ऑन सेल मेरा कहां जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के अकॉर्डिंगली मेरा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह इन सब चीजों में जाता है, तो अभी एक बार के लिए मैंने इसके आगे डॉट लगा दिया। नेक्स्ट एडिशनल डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में जो डिफरेंस है, अगर वो इंक्रीज हुए हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर वो इंक्रीज हुए हैं ना तो वो लास्ट डे पे इंक्रीज हुए, इसलिए उसका इंटरेस्ट कंसीडर मत करना, उनका मतलब सिर्फ ये है। ठीक है, अब हम करना शुरू करते हैं।
हमें पता है कि हमें हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो वर्किंग नोट का सबसे पहला वर्किंग नोट आपका यही बनेगा हमेशा, क्या बनेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। शुरुआत इसमें होती है हमारी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कहां से होती है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से इसकी शुरुआत होगी। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आफ्टर दिया हुआ है हमारे को, कितना दिया हुआ है, पिछले साल का बैलेंस कितना था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल का, 60,000। इस साल कितना है, 80,000। तो इस साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 80,000 माइनस 60,000, 20,000, राइट। अब इसमें से कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर में तो किया, तो एड ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व में इस साल कितना ट्रांसफर किया हुआ है हमने, पिछले साल रिजर्व का बैलेंस था 4,30,000 और इस साल कितना है 5 लाख, मतलब 70,000 हमारा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व में देखना कितना डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स पर गेन हुआ था, गेन कितने का हुआ, 30,000 की इन्वेस्टमेंट थी और वो हमने 40,000 में सेल कर दी, तो 10,000 का गेन हो रहा है। और आगे इन्होंने बोला कि ये वाला जो गेन था ना, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया था। तो मतलब अब कैपिटल रिजर्व में जो 10,000 का इंक्रीज हुआ है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट, इस साल के प्रॉफिट में से नहीं हुआ वो इंक्रीज तो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से है, अलग चीज से गया है, प्रॉफिट में से नहीं गया। तो इसलिए कैपिटल रिजर्व की यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं होगी। उसके बाद हमारे को दिया हुआ है इसमें, और हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और कौन सी होती है, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड होता है हमारा। इस साल टैक्स कितने का प्रोवाइड किया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इस साल कितने का टैक्स प्रोवाइड किया हुआ है, 17,000, तो वो मेरा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब मेरी वैल्यू निकालेंगे हम, तो दैट विल बी 1,07,000। ठीक है, ये मेरी सबसे पहली चीज हो गई जो मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखना होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मेरी आ गई 1,07,000। वर्किंग नोट नंबर 2 विल बी, जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको डबल ट्रिपल इंफॉर्मेशन दी हो ना, उसका अकाउंट बना लेना बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब जैसे देखो प्लांट एंड मशीनरी के बारे में अगर मैं बात करूं, प्लांट एंड इक्विपमेंट 4,90,000 के पिछले साल थे और इस साल 7,75,000 के हैं। तो अगर मेरा माइंड चले तो मैं इनका डिफरेंस निकाल लूं और ये सोच लूंगी कि इतने का मैंने परचेज किया, राइट, इतने का मैंने इंक्रीज किया तो परचेज ही किया होगा। बट आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और भी कुछ लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन भी लगा है, मतलब 1,20,000 से वो वैल्यू भी डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो अब मेरे को निकालना है कि मैंने अल्टीमेटली कितने का परचेज किया है, वो भी तो मुझे पता होना चाहिए ना। तो उसके लिए मैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेती हूँ। इधर क्रेडिट आता है, इधर डेबिट आता है, मुझे पता है ये चीज। तो मैंने यहां लिखा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। राइट, ठीक है। अब मैंने प्लांट एंड मशीनरी का जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है, स्टार्टिंग बैलेंस विल बी द क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर, और प्लांट एंड मशीनरी का जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट होता है। तो मैंने यहाँ लिखा टू बैलेंस बीडी, ब्रॉड डाउनवर्ड। कितना, पिछले साल कितना था, 4,90,000 था। ठीक है जी, इस साल कितना है वो मैं बाय बैलेंस सीडी में लिखूंगी। इस साल कितना है मेरे पास, 7,75,000। साथ ही साथ मुझे क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन से मेरी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई होगी, राइट। जब मेरी किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो मुझे डेबिट साइड में लिखती हूँ या क्रेडिट साइड में लिखती हूँ, क्रेडिट साइड में। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितने का लगा है, 1,20,000 का। तो जो बाकी का मेरा डिफरेंस आ गया उसका मतलब है कि जितना रह गया वो सारा मैंने खरीदा है, परचेज किया होगा। क्या किया होगा, परचेज किया होगा। जितना भी डिफरेंस रह गया वो सारा ही मैं नया लेके आई हूँ। कितना डिफरेंस आया, इधर देखो, ये मेरा आ गया 8,95,000। तो ये मेरा कितना आ गया, 4,05,000, राइट। तो अब मैं जब परचेज लिखूंगी प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसमें मैं लिखूंगी टू बैंक अकाउंट 4,05,000 की, मतलब जितनी मैंने परचेज किया, परचेज मैंने कितने की किया, 4,05,000 की। ठीक है, सिमिलर तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनेगा, क्योंकि उसकी भी हमारे को 2-3 आई थिंक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। जब मुझे 2-3 इन्फॉर्मेशन दी होती है तो मुझे अकाउंट बनाना चाहिए, तभी मेरी एक्यूरेट आंसर निकलेगा मेरा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट बना लेती हूँ। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का जो मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी मेरा बैलेंस बीडी होता है, मुझे पता है, राइट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी मेरी एसेट होती है, ऑल एसेट्स हैव देयर डेबिट बैलेंस। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मेरा स्टार्टिंग बैलेंस है 50,000 एंड मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज 90,000, राइट। 90,000 ही है ना, ठीक है। उसके बाद में आती हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के नंबर 3 पे। अब क्या बोल रहे हैं कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी जिसकी कॉस्ट 30,000 थी, सोल्ड फॉर ₹40,000। जब मैंने इन्वेस्टमेंट सेल करी है तो उसकी एंट्री मैंने क्या की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, मतलब इन्वेस्टमेंट्स की क्रेडिट साइड में मैं लिख दूं बाय बैंक अकाउंट कि मैंने सेल की है। कितने की सेल की है मैंने, सेल कितने की है, 40,000 की, राइट। कितने की है सेल, 40,000 की। और उसके अलावा मैंने जो 10,000 का मेरा प्रॉफिट था उसको कहां पर ट्रांसफर किया है, कैपिटल रिजर्व में, तो टू कैपिटल रिजर्व्स 10,000 मैंने यहां ट्रांसफर कर दिए। अब जो बैलेंस रह गया, अभी भी अगर कोई बैलेंस आया तो या तो मैंने बेचा होगा या मैंने खरीदा होगा, तभी कुछ बैलेंस बचा। इधर का डिफरेंस आ रहा है मेरा 60,000, इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा 1,30,000, तो मतलब कि 70,000 का मेरा यहाँ का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मैंने डेबिट किया, तो क्रेडिट किसको किया होगा, बैंक को, टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट भी लिख सकते हो। एज यू नो कि कंपनी में कैश और बैंक बिल्कुल ही सेम चीज चलती है, राइट, एक ही बात होती है कैश और बैंक। तो ये मेरी परचेज आ गई 70,000, ठीक है। इसके बाद एक और हमारा बनेगा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का हमारे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। उसके बाद हमें ये भी बोला हुआ है कि इस साल हमने टैक्स कितने का प्रोवाइड किया, तो अल्टीमेटली पे कितने का किया है हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स is a liability and all the liabilities have their credit balance, इसलिए इसकी शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी by balance BD और इधर आ जाएगा मेरा टू बैलेंस CD। टैक्स प्रोवाइडेड का मतलब है कि इतने का टैक्स मैंने बना दिया है कि मुझे पे करना है, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स को पहले लिख लेते हैं। बाय बैलेंस BD में प्रोविजन फॉर टैक्स पिछले साल का था 28,000, ठीक है, इस साल है 30,000, राइट। अब इन्होंने बोला है कि हमने ना और बना दिया ना टैक्स इस साल जब टैक्स हमने और बनाया है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाया होगा, मतलब मैंने अपने प्रॉफिट को कम किया होगा, कितने से कम किया होगा, 17,000 से, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, कितने से, 17,000 से। अब जो डिफरेंस रह गया वो सारा का सारा मैंने इस साल पे किया है। कितना पे किया है यहां से निकालेंगे हम, 45,000 यहां आ गया, दैट मीन्स हमने 15,000 का पे किया है, राइट। ये हमारा वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए। अब हम सीधा अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पूरे क्वेश्चन को क्लियरली इजी तरीके से लिख डालते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने अलग अलग बाइफरकेट किया है, तो सबसे पहले हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को समझ रहे हैं। तो उसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सभी कैलकुलेट किया था ना कैलकुलेट, तो वहीं से शुरुआत होती है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमारा आया था 1,07,000, तो मैंने यहाँ उसकी वैल्यू लिख दी। उसके बाद मेरे जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है लाइक डेप्रिसिएशन, उसको मैं ऐड करूंगी मैं 1,20,000, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि 1,20,000 का डेप्रिसिएशन था। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे किया जाता है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए मैं इसे भी एड ऑन करूंगी। और मेरा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कैसे आएगा, देखो पिछले साल डिबेंचर्स थे 1 लाख, ठीक है, और इस साल है 1,50,000। जो 50,000 का डिफरेंस है, उन्होंने बोला कि वो तो लास्ट ईयर ना जो ईयर का उसी दिन परचेज किए हैं, तो मतलब पूरे साल मेरे पास डिबेंचर्स कितने के रहे, 1 लाख के। और कितने परसेंट है डिबेंचर्स, 10%, तो 1 लाख का 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आ जाएगा, दैट विल बी ऑफ 10,000, ठीक है। तो अब मैंने निकाला मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये मेरा आया 2,37,000, ठीक है। उसके बाद अब मुझे देखना है कि मेरी वर्किंग कैपिटल में कहां और कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं करंट लायबिलिटीज की तरफ चलती हूँ। मेरे ट्रेड पेबल्स में मुझे इसमें दिया हुआ है कि ट्रेड पेबल्स जो है ना मेरे, वो कितने हैं, पिछले साल थे 12,000, इस साल है 30,000, मतलब 18,000 से इंक्रीज हुए हैं, तो मतलब मेरे पास कैश आया है, इंक्रीज हुआ है, तो 18,000 से मैं कैश को इंक्रीज कर दूंगी। उसके बाद मेरे को दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ था, जिसका ट्रीटमेंट मैं पूरी तरह से कर चुकी हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगी। उसके बाद मैं करंट एसेट्स की बात कर लेती हूँ। तो इन्वेंट्री मेरे को 4,13,000 की पिछले साल थी, इस साल मुझे दी हुई है 6,20,000 की। तो डिफरेंस कितना हो गया इन्वेंट्रीज के अंदर हमारा, डिफरेंस हो गया 2,07,000 का। लेकिन इससे मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री जब इंक्रीज हो रही है तो कैश मेरा आउटफ्लो हुआ है ना, तो 2,07,000 हमारा इन्वेंट्रीज में हो गया, ये हमारा माइनस हो जाएगा।
डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल अभी नहीं लिखा है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स मुझे दिए हुए पिछले साल थे 4,94,000 और इस साल है 3,20,000, मतलब डिक्रीज हुए तो कैश इंक्रीज हुआ होगा। कितने से कैश मेरा इंक्रीज हुआ? कैश मेरा इंक्रीज हुआ है 1,74,000 से। तो मैं यहाँ पर वैल्यू जो लिखूंगी इनको कैलकुलेट करके मेरा आंसर आ जाएगा 2,22,000। 2,22,000 जो आया मेरा, ये आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसके सामने ही लिखना बच्चे, ठीक है। उसके बाद मैं टैक्स पे करती हूँ। टैक्स मेरा पेड मैंने इस साल का भी निकाला था ना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में से, कितना निकाला था टैक्स पेड मेरा? 15,000 जब मैं इसमें से माइनस करती हूँ तो वो मेरा टोटल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, विच विल बी 2,07,000। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट कवर हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद हम आ गए हैं अपनी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, और हमने जो क्वेश्चन को पढ़ा है उससे हमें पता है कि एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट की सेल हुई है क्वेश्चन में, एक हमारी इन्वेस्टमेंट परचेज हुई है, और एक हमारी प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज हुई है, जो हमने अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट की थी। तो उन्हीं की वैल्यूज अब हम डायरेक्टली लिख देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारे पास कैश इंक्रीज हुआ है, कितने से इंक्रीज हुआ है? 40,000 से। साथ ही साथ हमने वर्किंग नोट में निकाला था कि हमारी इन्वेस्टमेंट की परचेज भी हुई है 70,000 से, तो वो परचेज की वजह से हमारा कैश कम हुआ, तो इसको हमने माइनस कर दिया। सिमिलर तरीके से हमने प्लांट एंड मशीनरी की भी परचेज की है 4,05,000 से, उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी दैट विल बी द रियल नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 4,35,000, इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। इसमें हमें पता है शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं, एंड एज पर आवर क्वेश्चन शेयर कैपिटल पिछले साल 8 लाख रुपीस की थी एंड इस साल वो 10 लाख रुपीस की हो गई है, और इसके बारे में और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हमने 2 लाख रुपीस के शेयर्स और इश्यू किए हैं। जब हमने इश्यू किए हैं तो हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ होगा, तो इश्यू ऑफ शेयर्स में 2 लाख रुपीस हम एड ऑन कर देंगे। साथ ही साथ हमें पता है कि हमारे 1 लाख के डिबेंचर्स थे पिछले साल, इस साल 1,50,000 के हैं, मतलब 50,000 हमने परचेज किए हैं। परचेज किया मतलब पैसा हमारे पास आया, हमने डिबेंचर्स इश्यू किया है, राइट। उसके अलावा हमने इंटरेस्ट भी दिया था डिबेंचर्स पे, कितना दिया था? 10,000, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहां मेरी वैल्यू आ जाएगी 2,40,000, और ये जो मेरा 4,35,000 था ना, ये माइनस का था। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। हाँ जी बच्चों, तो एंडिंग इस तरीके से होती है। हम यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश, कि कितने से मेरा कैश बढ़ा या कम हुआ टोटल। तो टोटल में हमारी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सम टोटल है, प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम टोटल, प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सम टोटल करके हम यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। हमने उनको प्लस माइनस करके हमारा आंसर आया 12,000, हमने लिख दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगी, जो मेरा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस शीट के अंदर, उसको मैं ऐड ऑन कर दूंगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस मींस द क्लोजिंग ऑफ लास्ट ईयर, जो कि दिया हुआ है मुझे 33,000, मैंने यहाँ 33,000 ऐड किया। ऐड करने के बाद मेरा आंसर क्या आ रहा है? 45,000, जो कि मेरे क्वेश्चन से टैली कर रहा है, बिकॉज इनका जो टोटल होता है वो क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। एंड एज पर माय क्वेश्चन इन बैलेंस शीट इट इज गिवन दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज ऑफ 45,000 एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो मतलब मेरा क्वेश्चन पूरी तरह से सही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा, एंड आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड वो अब यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि इसी तरीके से मेरी वीडियोस आप देखते रहें, और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आपके आने वाली हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपको मिल जाए। किसी भी तरह का डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर आपको लगता है कि एक इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो आप वो टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी फायदा हो और उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में अपने रिव्यूज भी दीजिएगा, क्योंकि आपके रिव्यूज से ही मोटिवेशन हमें मिलती है और हम इस तरह के काम करने के लिए और मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।